दुनिया का सबसे पावरफुल और खतरनाक राजा जिसने जीवन भर केवल लड़ाई की, वो कभी एक सुखी जीवन नहीं बिता पाया। इसीलिए ईश्वर ने उसको और एक बार पुनर्जन्म दिया, जिसमें वो एक बच्चा बनकर जन्म हुआ। क्या यह नए वाले जीवन में ये राजा वो सब कर पाएगा जो वो करना चाहता था? ये स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से रेड कलर का वेव निकल रहा होता है। वो उसके पास पड़ी की लड़की को खत्म कर देता है। उसके बाद ये आदमी दुनिया का किंग बन जाता है और फिर जो इस राजा के पास आके उसको चुनौती देता है, ये राजा सिर्फ उसको बैटल में हराता नहीं, उसको पूरा ही खत्म कर देता है। जिसके बाद ये दुनिया में फाइटिंग प्लेन से बम गिराए जाते हैं और ये जो बम ये राजा ही गिरा रहा होता है। इस बम से लोग सब तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और खतरनाक राजा एक दिन ये अपने मुकुट को देखता है और कहता है, हाँ मैं अभी एक राजा बन गया हूँ। पर इसके अगले ही पल वो अपने आप को पानी में डूबता हुआ महसूस करता है और एक वॉइस आता है। वो कहता है, अपनी अगली जिंदगी में रोशनी का तलाश करना। और फिर जब उसका आँख खुलता है तब वो अपने आगे कपल को देखता है। वो जो कपल होते हैं इसको देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। तभी ये आदमी कहता है, हे आर्थर देखो मैं तुम्हारा पापा हूँ और मेरा नाम रिनोल्ट है। तभी ये लड़की कहती है, मैं तुम्हारा मामा आलिस। और ये बातें सुनकर आर्थर ये जान जाता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि आर्थर अभी दूध पी चुका है और उसका पेट अभी भर चुका है। पर वो राजा जिसको सब डरते थे पर उसका अभी अपने पोटी पर ही कंट्रोल नहीं है, जिसको उसका मोम सर्व कर रही है और इसलिए आर्थर अपना मुंह फुला रहा होता है। अगले सीन में हमको आर्थर के पिता रिनोल्ट को दिखाया जाता है जो कि मैजिक यूज करके एक पत्थर को तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो अपना ताकत दिखाकर उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी उस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा आके सिर पर लग जाता है। तभी आर्थर की माँ अपने पति को हील करती है और आर्थर ये सब देखकर शौक हो जाता है क्योंकि आर्थर के पिछले वाली दुनिया में मैजिक जैसे शब्द ही नहीं होता है। उसके बाद आर्थर के पिता एक बड़े से सांड जैसे बिस्ट को एक ही पंच में हरा देते हैं। शायद वो अपने दोस्त लोग के साथ किसी मिशन पर गए होते हैं। दूसरी ओर आर्थर की माँ अपने पति का इंतजार कर रहा होता है और कुछ समय में वो घर भी आ जाते हैं। आर्थर यहाँ पर अपने पिता का हाथों ये देखता है कि वो अपने हाथों में फाइटिंग ग्लव्स पहने होते हैं जो काफी अच्छे दिख रहे होते हैं, जिसको देखकर आर्थर भी फैसला करता है कि वो भी बहुत जल्दी पावर गेन करेगा। पर तभी उसकी माँ कहती है, चलो तुम अपने पापा से मिल लिए, अभी चलो सोने के लिए। आर्थर अपने माँ बाप को देख के सोचता है कि मैं इतना छोटा हूँ कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता, पर ये इतना बुरा भी नहीं है। जिसके बाद वो सो जाता है। अपने पिछले वाले जिंदगी में जब वो सोने जाता है उसके ऊपर कोई अटैक करने आ जाता है, इसलिए आर्थर कभी चैन से सो नहीं पाया था। अभी ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और आर्थर के माता पिता आर्थर को रेंगते हुए देखते हैं। आर्थर रेंगते हुए जाके शीशे में अपने आप को देखता है। इसके बाद आर्थर की माँ आर्थर को प्यार से किस करके सुला देती है। पर अपने माँ के जाने के बाद वो अपने आंखें खोल के अपने झूले से नीचे उतर जाता है और वो अपने माँ से छुप के दूसरे कमरे की ओर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे ही किताब होता है। आर्थर एक किताब उठाकर पढ़ने लग जाता है। वो देखता है कि वो एक टाइकेटिन नाम के कॉन्टिनेंट पे पैदा हुआ है जहाँ पर 3 किंगडम है। सबसे पहला है डार्क किंगडम जहाँ पर दरवाज रहते हैं, और दूसरा है ऑल्वे किंगडम जहाँ पर घने जंगल में क्लब्स रहते हैं, और तीसरा है सर्पेंट किंगडम जहाँ पर इंसान ही रहते हैं और हमारा आर्थर भी यहीं पर ही रहता है और यहाँ का भी एक राजा है। आर्थर को ये पता चलता है कि यहाँ का राजगद्दी को इनहेरिट किया जाता है, न कि उस पर कब्जा किया जा सकता है जैसे उसने अपने पिछले वाली जिंदगी में किया था। उसके बाद आर्थर और एक किताब को निकालता है और उसे ये पता चलता है कि ये दुनिया उतना डेवलप नहीं है जितना उसका दुनिया था, पर ये दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है और इस दुनिया में एक पावर सोर्स है जिससे माना कहा जाता है, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल 100 लोगों से सिर्फ एक ही लोग कर सकता है। और इस दुनिया में मानो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आर्गुमेंट और है कॉन्जरिंग। आर्गुमेंट का यूज करने वाले अपने बॉडी को मानो से एनहांस कर लेते हैं जिससे कि उनके फिजिकल पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। और दूसरा होता है कॉन्जरिंग, और ये जो यूज करते हैं वो मानुहा को मैजिक आइटम में यूज करते हैं जिस तरह उसके माँ उसके पति को किया था। और मानुहा को कंट्रोल सिर्फ मानुहा कोर की मदद से ही किया जा सकता है। मानुहा कोर स्पेल कैस्टर को सिर्फ एक जगह पर फोकस करता है और उसमें माहिरता हासिल करने के बाद ही वो स्ट्रॉन्ग जादूगर बन जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आर्थर के लिए कुछ नया नहीं होता है क्योंकि उसके वर्ल्ड पे भी इस तरह ही सिमिलर कॉन्सेप्ट था जिसको कि वो अच्छी तरह से मास्टर कर रखा था और उस एबिलिटी का नाम था की। और फिर आर्थर सोचता है क्या मैं अपने पास्ट लाइफ का नॉलेज को इस लाइफ पे यूज कर सकता हूँ, और फिर वो अपने पूरा बॉडी के मानुआ को एक जगह पर फोकस करता है और एक सिंगल एरिया में जनरलाइज करता है। और फिर धीरे धीरे उसका जो बॉडी था वो एक दूसरे अंश में लैबोरेट होने लगता है। उसके अंदर जो मानुआ था वो एक जगह में कलेक्ट होने लगता है और फिर वहाँ पे आलिस आ जाती है और उसको उठा के कहती है, मेरा बाबू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले अकेले, और तुमको देख के ये लगता है कि तुमने फिर से पट्टी कर दिया है, रुको मैं तुम्हारा फिर से एक न्यू डायपर पहना देती हूँ। और ये सब चीज जो आर्थर को पसंद
पसंद नहीं आ रहा होता है। और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और फिर हमको 2 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। लेकिन एलिस का सिर्फ एक ही दुख था कि आर्थर अभी तक एक स्माइल भी नहीं किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड को, जो कि आर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, आर्थर जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, उसे रेनॉल्ड तलवारबाजी सिखा रहा होता है। ये देखकर एलिस को भी गुस्सा हो जाती है रेनॉल्ड पर। रेनॉल्ड क्या कहता है माफ कर दो। पर उसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट घुमाने ले जाती है और आर्थर को मार्केट बहुत ज्यादा ही पसंद था, क्योंकि जैसे वो मार्केट को जाता वो बहुत सारे ही अलग अलग चीज को देखता, जैसे कि वेपन, जिससे ये पता चलता कि वो इतना ज्यादा है। और फिर स्टोन और मैजिक शोज भी आर्थर को बहुत ज्यादा ही पसंद होता है। लेकिन आते वक्त आर्थर बहुत ज्यादा ही थक जाता है और एलिस कहती है आर्थर शायद तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है। आर्थर को अपने घर काफी ज्यादा ही प्यार मिल रहा होता है, जो कि उसके लिए काफी नया होता है, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में आर्थर को इतना केयर कभी नहीं मिल रहा होता है। आर्थर का पिछला जन्म में अपना माँ बाप कोई नहीं होता है, इसलिए नए वाले जीवन में उसको जो भी प्यार मिल रहा होता है आर्थर के लिए वो काफी ज्यादा ही नया होता है और उसे फील होता है कि ये प्यार उसके लिए जरूरत था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने पापा को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ पर रेनॉल्ड अपने मानो पावर से पूरा ही एरिया को मानो हिला के रख देता है। ये सब देखकर आर्थर अपने आप को काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा होता है। तभी एलिस आती है और कहती है चलो आर्थर बेटा, तुम्हारा नाम का समय हो गया है, जो कि आर्थर को पसंद नहीं आ रहा होता है। और एलिस आर्थर को उस बुक शेल्फ से लेकर जा रही होती है, तभी आर्थर एकदम जिद करने लग जाता है कि उसे बुक पढ़ना है। पर एलिस कहती है नहीं, तुम अभी सो जाओ। लेकिन आर्थर अपने आंखों को इस तरह दिखाता है जिससे कि उसकी माँ पिघल जाती है। और फिर एलिस कहती है ठीक है आर्थर, तुम कुछ ही समय के लिए पढ़ लो, फिर तुम्हें सोना होगा। फिर आर्थर जाके बुक को पढ़ने लग जाता है और आर्थर इस बार अपने मानव पर फोकस करता है। वो अपने बॉडी के मानव को एक जगह पर फोकस करता है, लेकिन तभी एक एक्सप्लोजन होता है। एलिस को बचाने के लिए रेनॉल्ड उसके ऊपर जंप मार देता है और उसको बचा देता है। और वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रेनॉल्ड का पीठ ही पूरा ही छिल जाता है। तभी एलिस एकदम रोने लगता है, क्योंकि घर का एक हिस्सा पूरा ही उड़ चुका होता है और आर्थर घर के अंदर था। दोनों ही एकदम भाग के जाते हैं घर के अंदर। और जैसे ही रेनॉल्ड रूम के अंदर घुसता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि आर्थर हवा में होता है और उसके बॉडी से वेव निकल रहा होता है। और रेनॉल्ड समझ जाता है कि आर्थर इतने कम उम्र में ही मानव कोर को कंट्रोल कर दिया है। रेनॉल्ड एलिस को कहता है आर्थर कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी आर्थर नीचे आता है और वो जैसे ही अपने माँ बाप की ओर आगे बढ़ता है, घर की छत उसके ऊपर गिरने लगता है। लेकिन रेनॉल्ड आर्थर को बचा देता है और एलिस आर्थर को पकड़ के रोने लगती है और रेनॉल्ड भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन आर्थर को ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि आर्थर अपने पास्ट लाइफ में ये सब फील नहीं किया होता है कि उसके लिए कोई इतना ज्यादा केयर करता है, तो इसलिए आर्थर भी रोने लगता है। और फिर आखिर में हमको एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उसके बाद हमें आर्थर का पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है, इसलिए लॉ के अनुसार उसको मौत का सजा मिली है। पर काउंसिल के लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे अपने राज्य भेजने के लिए फैसला लेते हैं और उसके राज्य के लोग ही उस पर फैसला करेंगे। पर तभी वो आदमी अपने बीबी और बच्चे को देखता है और इसलिए वो महाराज से कहता है गुनाह मैंने किया है, तो इसलिए आप मेरे परिवार को छोड़ दो और मैं हर गुनाह के लिए तैयार हूँ। ये सुन के काउंसिल के लोग कहते हैं तुमने महाराज के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने इस आदमी की बीबी और उस छोटे बच्चे को भी मार दिया है। ये देखकर काउंसिल के मेंबर कहते हैं महाराज ने इन्हें अपने हाथों से मारा है, यानी कि महाराज ने इनको मुक्ति दिया है, वो अभी हर एक दुख से आजाद हो चुके हैं। और ये सब देखकर ये आदमी रोते हुए कहता है ऐसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। पर ग्रे यहाँ पर कुछ नहीं कहता और अभी सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर रेनॉल्ड आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए ग्लोव्स देता है। पर आर्थर बताता है कि उसे तलवार चलाना है, क्योंकि आर्थर ये जानता है कि ग्लोव्स पहनकर वो सिर्फ क्लोज रेंज पे अटैक कर पाएगा और इतना छोटा सा शरीर होने के वजह से वो मारा जाएगा। इसलिए आर्थर ने तलवार को चुना है। जिसके बाद आर्थर अपने पिता के साथ तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है और वो देखता है कि उसके पिता तलवार को माना के साथ कंबाइन कर लिया है, जो देखकर आर्थर भी ठीक उसी तरह ही करता है और अपने पिता की तरफ जाकर उनके तलवार को भी काट देता है। ये देखकर रेनॉल्ड हैरान हो जाता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की माता और पिता के अंदर बहस हो चुका होता है। रेनॉल्ड का कहना यह था कि आर्थर का ट्रेनिंग कोई टीचर से देना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। पर एलिस ये नहीं चाहती, क्योंकि आर्थर को टीचर तभी मिलेगा जब वो टाउन पे जाएगा। रेनॉल्ड कहता है कि पर तुम्हें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एलिस कहती है कि मैं आर्थर के बिना रह नहीं पाऊंगी, इसलिए इन दोनों में बहस हो रहा होता है। तभी आर्थर कहता है कि तो चलो हम सब टाउन पे चले जाता है। ये सुनकर रेनॉल्ड और एलिस दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आर्थर ने एकदम ठीक बोला है। आर्थर ये देखकर खुश हो जाता है कि अभी उसके माता और पिता भी खुशी से बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर के परिवार यहाँ से जाने के लिए पूरा ही तैयार हो रहा होता है और आर्थर अपनी इंट्रोडक्शन अपने पिता के साथी को दे रहा होता है, जो उसके पिता के साथ मिशन पे जा रहे होते हैं। इसके अलावा भी ये लोग काफी वक्त साथ में ही रहते हैं। साथ ही ये एक पार्टी है जिसमें आर्थर के माता और पिता काम कर चुके हैं और इस पार्टी का जो
लीडर होता है उसका नाम होता है आडम। आर्थर सबसे पहला जाके आडम से मिलता है और उसके बाद वो जाता है एंजेला के पास। एंजेला एकदम टाइट से हक करने लगती है जो कि आर्थर को पसंद नहीं आ रहा होता है। उसके बाद आर्थर और दो लड़की से भी मिलने जाता है। तभी रेनॉल्ड कहता है कि चलो टाउन के लिए लेट हो जाएगा और वो सब लोग कार से जाने लगते हैं। आर्थर यहाँ पे अपने मॉम के साथ कार पे बैठा होता है पर वो अपने मन ही मन ये सोच रहा होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे पिछले वाले वर्ल्ड पे तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस था, लोग सेल में जाते थे, पर यहाँ पर अभी सब लोग एक जगह पर रेस्ट लेने के लिए रुक जाते हैं जहाँ पर अचानक एक वुल्फ का झुंड अटैक करता है। और जैसे ये बात उनको पता चलता है ट्वेंस के मेंबर और रेनॉल्ड वो सब तैयार हो जाते हैं उनके साथ लड़ने के लिए और एक एक करके जितने भी वुल्फ वहां पर आते हैं वो सबको हरा देते हैं। और इसी बीच जो आर्थर था उससे ये पता चल जाता है कि एंजेला और डोरेन ये दोनों कॉन्जरिंग है और बाकी 3 मेंबर आर्गुमेंट है। और उसके बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी एलिस ये नोटिस करती है कि रेनॉल्ड के हाथों में थोड़ा सा चोट लग गया है। वो उठ के जाके उसको हिल करने लग जाती है। तभी ट्वेंस साउंड के मेंबर कहते हैं रुको एलिस, और वो सब स्प्रेड हो जाते हैं और सब देख के एलिस को कहते हैं हाँ ओके तुम अभी कर सकते हो। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि एलिस एक स्पेशल टाइप का मैजिशियन है जिनको कि एमिट्रस कहा जाता है, जिनका पावर बहुत ज्यादा ही रेयर होता है, इसीलिए इनके बहुत सारा ही एनिमी होता है। तो यही कारण था कि एलिस रेनॉल्ड के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। उसके बाद सब लोगों का खाना पीना खत्म हो जाता है एंड तभी आडम रेनॉल्ड को कहता है हे रेनॉल्ड क्या मैं आर्थर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अगले ही मोमेंट पे हमको ये दिखाया जाता है इन दोनों में अभी फाइट स्टार्ट होने ही वाला होता है। आडम अपनी मानव को अपनी वेपन पे कांस्टेंट करता है और आर्थर भी ठीक सेम चीज ही करता है अपनी वुडन स्वॉर्ड में, और उसका मानव को अपने पैरों में भी थोड़ा सा फोकस करता है। जैसे ये इतना फास्ट होता है कि आडम को ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो आडम के पीछे आ जाता है। तभी आडम और आर्थर के बीच में फाइट होता है और आर्थर का बॉडी इतना ज्यादा छोटा होता है कि जब स्वॉर्ड आडम की वेपन में टकराता है आर्थर एकदम उड़ जाता है। तो एंजेला आर्थर को अपनी मैजिक से बचा देता है। उसके बाद बाकी सारे लोग आडम के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि वो एक बच्चे के खिलाफ इतनी ताकत कैसे यूज कर सकती है। आडम कहती है कि आर्थर किसी छोटे मॉन्स्टर से कम नहीं है। लेकिन तभी आर्थर देखता है कि जस्मिन उसे ही घूर रही होती है। फिर इनका सफर चालू हो जाता है। आडम आर्थर को कुछ टेक्निक बता रही होती है, उसे धनुष चलाना सिखा रही होती है और आर्थर अपने पिता के साथ पुशअप मार रहा होता है। जिसके बाद वो जस्मिन को अपने तेज रफ्तार भी दिखा रहा होता है। आर्थर जब रात में बुक पढ़ रहा होता है तभी भी जस्मिन बस उसको देख रही होती है। साथ ही जस्मिन अपने हिस्सा का खाना भी आर्थर को दे देती है। फिर अगले ही दिन में जस्मिन आर्थर को एक तोहफा देती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। तोहफा एक नाइफ होता है एंड जस्मिन उसे ये बताती है इसको किस तरह यूज करना है। ये तीनों देखती है कि जस्मिन पहली बार किसी को कुछ सिखा रही होती है। तभी ये सब लोग फिर से टाउन के लिए रवाना होने के लिए जाते हैं। लेकिन आर्थर को ये पता चलता है कि उसके मदर का हालत कुछ ठीक नहीं है। ये सब लोग फिर से आराम से एक माउंटेन रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी इनके ऊपर कोई हमला करता है। इसके लिए उनको रुकना पड़ता है। वो बैंडेनल्स होते हैं एंड इन सबको घेर लेते हैं। तभी बैंडेनल्स का लीडर ये कहता है कि औरत और बच्चे को मत मारना, इन्हें हम अच्छी दाम में बेच देंगे। जिसके बाद सभी बैंडेनल्स इनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। रेनॉल्ड और उसके साथी भी फाइट करते हैं पर बैंडेनल्स बहुत सारे होते हैं तो इसीलिए सब लोग थक जाते हैं और रेनॉल्ड भी बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता है। इसीलिए एलिस हिल करने के लिए बाहर निकल रही होती है पर रेनॉल्ड कहता है कि ऐसा मत करना, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बात और भी आगे बढ़ जाएगी। रेनॉल्ड आर्थर को कहता है आर्थर तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागो। आर्थर कहता है कि मैं भी इनसे लड़ सकता हूँ पर रेनॉल्ड कहता है कि तुम अपनी ताकत अपनी माँ के हिफाजत करने के लिए करो। उसके पेट में एक बच्चा है और अभी आर्थर को ये पता चलता है कि आखिर क्यों उसके माँ को अजीब लग रहा होता है। अभी रेनॉल्ड कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ मेरे छोटे हीरो। आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगता है और इससे पहले बैंडेनर्स का लीडर उनके पीछे आ जाता है। रेनॉल्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर और एलिस जब जा रहे होते हैं उनके आगे आने वाले हर एक बैंडेनर्स को इन टीम के मेंबर सब खत्म कर रहे होते हैं। आर्थर हमसे कहता है कि दूसरे से इतना सब छीनने के बाद मैं अभी भाग रहा हूँ ताकि मैं कुछ खो ना दूं, पर शायद ये कर्म है। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं पर कोई तो था जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। ये भी एक डाकू था जो कि अपने मैजिक से और आर्थर अपनी माँ को दूर करके वो हमला खुद पर ले लेता है पर जस्मिन दिया हुआ नाइफ उसे ये हमले से बचा देता है और फिर आर्थर उस नाइफ को डाकू की ओर फेंक के उसको नीचे गिरा देता है क्योंकि इस खंचर में एक रस्सी बंधी हुई होती है। पर आर्थर पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है। डॉर्डन और एंजेला अपने मैजिक से उसे पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं पर उनका
का मैजिक आर्थर तक नहीं पहुंच पाता। आर्थर गिरते वक्त ये सोचता है ये कितना ज्यादा अजीब है, मैं भी जो किया उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर भी मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मैं भी समझा वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था और क्यों मेरे माता पिता रोए मुझे ठीक देखकर, और क्यों लोग अपने परिवार को बचाने के लिए जरा भी हिचकिचाते नहीं है। ये सब जानते हुए आर्थर गिरता है और उसके आंखों से अभी आंसू गिर रहे होते हैं। वो कहता है कितना अच्छा होता अगर मैं एक बड़ा भाई बन पाता, और वो ये सब सोच के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है। पर जब इसके आंखें खुलता है वो अपने आप को एक गुफा में पाता है और अगले ही पल उसके सामने एक भयानक मास्टर था। आर्थर ये देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो मन ही मन ये सोच रहा होता है ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था। ये डर को छुपाने के लिए आर्थर वो मास्टर के ऊपर हट्टा करता है, लेकिन वो मास्टर एक उंगली से ही आर्थर को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें और आगे बढ़ना है और हाँ मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और ये सब सुनने के बाद आर्थर पूरा ही शॉक हो जाता है और तभी वो जायंट सा मास्टर आगे बढ़ता है और कुछ फल तोड़कर कहता है तुम काफी भूखे होंगे, ये लो ये खा लो। लेकिन आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो सीधा ही रो पड़ता है। तभी मास्टर कहता है खाना तो तुम्हें पड़ेगा वरना तुम्हारा कोई क्वेश्चन का आंसर मैं ही नहीं दूंगी। ये सब सुनने के बाद आर्थर वो फल को खाने लगता है और आर्थर का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो है क्या मेरे पेरेंट्स ठीक है। मास्टर कहती है मैं तो यहाँ से मूव नहीं कर सकती पर वो लोग अभी ठीक है और वो लोग उस प्लेस से अभी आगे बढ़ चुके हैं। और ये सुनने के बाद आर्थर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और खुश भी हो जाता है और वो उस मास्टर को थैंक यू भी कहता है। उसके बाद वो मास्टर अपना परिचय देती हुई कहता है मेरा नाम सेल्विया है। और फिर आर्थर इस मास्टर के पास कुछ दिन रहता है। फिर आर्थर उसे बताती है कि उसे अभी अपने पेरेंट्स के पास जाना है, पर सेल्विया उसे कहती है कि बाहर का सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ही डेंजर है, मैं पोर्टल क्रिएट करूंगी पर उसे बनने के लिए कुछ समय लगेगा। अभी आर्थर वहाँ पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और वहाँ पर फाइटिंग का प्रैक्टिस कराता है। इससे सेल्विया भी खुश हो जाती है और कहती है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इससे तुम और भी ताकतवर हो पाओगे। टाइम बीतने के साथ आर्थर अभी उस मास्टर को डरता नहीं है बल्कि उनमें अभी एक क्लोज बॉन्डिंग हो चुकी है। आर्थर अभी अपने मन ही मन ये सोच रहा होता है ये सेल्विया मुझे इसके बारे में उतना कुछ नहीं बताया है और उसे देखकर ये लगता है कि वो किसी के यादों में है। लेकिन आर्थर और सिल्विया के बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है। आर्थर अभी अपने माना पे फोकस कर रहा होता है। सिल्विया डिसाइड करती है कि उसको एक ऐसी ट्रिक सिखाया जाए जो कि इंसान नहीं जानते। वो हवा से मानव को इकट्ठा करके अपने हाथों से एक चमकदार बॉल बना देती है और ये सब देखकर आर्थर चौंक जाता है क्योंकि आर्थर कभी ऐसा नहीं देखा था। सिल्विया उसे बताती है कि ज्यादातर इंसान ये सोचते हैं कि या तो वो मानव को इकट्ठा कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नेचर में ऐसी भी चीज है जो कि इन दोनों काम को एक साथ ही कर सकता है। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने के लिए ऑफर करती है और वो ये जानना चाहती थी आर्थर इतना स्ट्रांग होने के बाद क्या करेगा। आर्थर काफी देर सोचता है और ये जवाब देता है कि वो जब स्ट्रांग हो जाएगा वो हर एक लोग को मार देगा जो कि इंसान को नुकसान करेगा। लेकिन सेल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता है और वो आर्थर को पटक देता है। आर्थर यहाँ गुस्सा हो जाता है लेकिन सेल्विया उसे बताती है कि उसने उसका टेस्ट फेल कर दिया है, वो किसी ऐसे को नहीं सिखाएगी जिसके दिमाग में ऐसा पागल जैसी सोच हो। आर्थर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पिछले वाले जिंदगी का एक ही सोच था कि तुम इतना पावरफुल बनोगी तुम दुश्मनों को मार सको। सेल्विया उसे पूछती है क्या तुम्हें हर वक्त लोगों को मारना अच्छा लगता है। आर्थर चुप हो जाता है। फिर सेल्विया उसे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं होता, वो ये नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही वायलेंस में बिताओ। ये बात आर्थर के दिल पर छूता है जैसे कि सेल्विया उसके पुरानी जिंदगी के बारे में सब जानती हो। सेल्विया फिर क्वेश्चन करती है अगर तुम स्ट्रांग बनोगे तो तुम क्या करोगे। इस बार आर्थर कहता है कि वो उन सबका रक्षा करेगा जो उसको प्यार करते हैं। सेल्विया को ये जवाब पसंद आती है एंड वो आर्थर को ये सिखाना चालू करती है कैसे ही मानव को एनवायरमेंट से कलेक्ट करके किस तरह यूज करा जा सकता है। आर्थर इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है। जैसे ही आर्थर ये सब सेल्विया को दिखाने जाता है सेल्विया आर्थर को मार के पत्थर के नीचे दबा देता है। आर्थर एकदम हैरान हो जाता है लेकिन सेल्विया टेलीपैथी से आर्थर को देख रही थी एंड वो उसे बोलती है एकदम चुपचाप रहना। कुछ पल बाद सेल्विया के जैसा और एक डिमन आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। सेल्विया मना कर देती है तो वो डिमन सेल्विया के ऊपर एक पावर बॉल का इस्तेमाल करता है। आर्थर ये देखकर परेशान हो जाता है लेकिन सेल्विया उसे तसल्ली देती है कि वो भी ठीक है, खड़ी हो जाती है एंड अपनी पूरी पावर को
रिलीज करती है। तभी उसका डिमन वाला बॉडी टक से एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। फिर वो उससे ऊपर एक हाइपर बीम का इस्तेमाल करती है, जिससे वो डिमन मुश्किल से रोक पाता है। वो डिमन सेल्विया को चेतावनी देती है और कहता है कि इतनी बड़ी पावर उसके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन सेल्विया कहती है कि उसे अपनी जिंदगी का कोई भी परवाह नहीं है। वो डिमन भी अभी गुस्सा होकर सेल्विया पर धड़ाधड़ पावर बॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे केव में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अभी सेल्विया थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसको आर्थर का चिंता होता है। ये देखकर वो डिमन सेल्विया पर एक बड़ा सा अटैक करता है, जिससे सेल्विया होश पर ही नहीं रहता। सेल्विया यह समझ आती है कि आर्थर अभी खतरे में है, तो वो भी अपना जान को दाव में लगा के आर्थर को बचाना चाहती थी। सेल्विया अभी अपना सभी पावर को लगा के उस डिमन को रोकती है और आर्थर को बाहर बुलाकर ये कहती है कि तुम्हें अभी जाना होगा। वो अभी एक पोर्टल ओपन करती है और कहती है ये पोर्टल तुम्हें अपने तो घर नहीं ले पाएगा, पर तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम सोलो सर्वाइव कर सकते हो। आर्थर ये समझ आता है कि सेल्विया उसके लिए अपना सब कुछ दांव में लगा रही है। आर्थर यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, पर सेल्विया आर्थर को ये वादा करवाती है कि वो अपना पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करेगा। वो उसको अलविदा कह के उसे कुछ गिफ्ट देती है, लाइक एक क्रिस्टल अंडा एंड एक पंख, एंड कहती है कि उसका ध्यान अच्छी तरीके से रखना। लास्ट टाइम पे सेल्विया आर्थर को एक किस करती है और अचानक आर्थर का दोनों ही हाथों पे एक गोल्डन कलर का टैटू हो जाता है। सेल्विया कहती है कि उनका मतलब उनको तभी समझ आएगा जब सही समय आएगा, लेकिन अभी के लिए बाय बाय। फिर सेल्विया कहती है कि मुझे असल में उतना समय नहीं लगा था पोर्टल क्रिएट करने में, पर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आर्थर ये सुनकर रो पड़ता है और उसे ये समझ आता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सेल्विया को बचा सकता है, चाहे इसने वादा किया था कि वो अपने को बचाएगा। सेल्विया कहती है कि उनका वादा इस सिचुएशन में लागू नहीं होता और फिर जल्दी करने को कहती है। आर्थर कहता है कि उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डिमन है या ड्रैगन, वो उसके लिए परिवार है और परिवार को पीछे नहीं छोड़ा जाता। सेल्विया कहती है कि तुम्हारे पास एक माँ है, तो आर्थर कहता है तो मैं तुम्हें ग्रैंड माँ बुलाऊंगा। ये सुन के सेल्विया रो पड़ता है। फिर सेल्विया आर्थर को धक्का देकर पोर्टल में भेज देती है। आर्थर जाते जाते वो अंडा और पंख को भी ले जाता है। आर्थर लास्ट में अलविदा कहना चाहता था, पर ये सब कह नहीं पाता। आर्थर जाने के बाद सेल्विया पावर रिलीज करके समय को ठीक कर देती है। असल में सेल्विया टाइम को पॉज कर दिया था। उसके बाद वो डिमन का अटैक सेल्विया पर लगता है। सेल्विया नीचे गिर जाती है। ये देखने के लिए वो डिमन सेल्विया के पास आता है। तभी सेल्विया अपना पूरा ही पावर लगा के वो डिमन के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ आर्थर पोर्टल में ट्रैवल कर रहा होता है और उसको सेल्विया की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि दुखी महसूस करना तो ठीक है, पर कोशिश करके उसको खुशी में बदल लेना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, पर सेल्विया कहती है कि मुझे ये पता है तुम ये कर सकती हो, क्योंकि तुम इतिहास का सबसे ताकतवर राजा हो। आर्थर ये सुन के हैरान हो जाता है कि सेल्विया उसके पास के जिंदगी के बारे में जानती थी। आर्थर ये पूछना चाहता था सेल्विया से कि वो तुम थी जो कि मेरे को इस दुनिया में भेजी, पर उससे पहले वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। आर्थर थोड़ा सा रोता है सेल्विया के लिए, फिर वो अपने आप को संभालता है एंड वो अंडा और पंख को भी संभाल के रखता है। उसके बाद वो आसपास में देखता है एंड उसे ये समझ आता है कि वो अभी घने जंगल में है। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं ये भी बता देना।